हाय फ्रेंड्स। आज जो है हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि इस सेशन में हम जो है वर्ल्ड जियोग्राफी में निहारिका यानी जिसे नेबुला कहते हैं और हम तारों के बारे में ओरिजिन ऑफ स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कहना है, क्या कहना है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि किस्मत भी बोल उठे कि ले इसमें तेरा ही अधिकार है। तो इसलिए भैया मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि किस्मत भी बोल उठे कि ले तुम्हारा तेरा ही हक है, इसमें तेरा ही हक है। इसलिए हम यहाँ पर ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए एक और तर्ज पर बात करते हैं कि यदि राजा बनने का शौक है तो बाज की तरह उड़ना होगा, तभी राजा बन पाओगे, अर्थात मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो चलिए भैया हम बात करते हैं यहाँ पर वर्ल्ड जियोग्राफी में नेबुला के बारे में बात करते हैं। जैसा कि नेबुला क्या होता है, नेबुला में क्या होता है, आकाश गंगा में स्थित धूल और गैस के जो कण होते हैं, ठीक है, गैस के जो कण होते हैं अर्थात गैस में हम बात कर लेते हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसें, ठीक है। अन्य गैसें जो होती हैं वो प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती हैं, अर्थात पदार्थ की ये चौथी अवस्था है। क्या है? चौथी अवस्था, यानी टोटल पदार्थों की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस नियतांक। अब ये देखो वो तो जानते हो, ठोस, द्रव, गैस ये तो जानते हो, लेकिन प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक ऐसी पदार्थ की एक ऐसी अवस्था होती है जो जो किस रूप में होती है? लिक्विड के रूप में होती है। यानी कहने का मतलब ये जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे लोहे को यदि यार अत्यधिक गर्म कर देंगे, उसका टेम्परेचर लगभग 2000 या 1000 के लगभग ले जाएंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो वही अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। और किसी भी चीज को यदि यार बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया जाए तो बोस नियतांक कहलाता है, ठीक है। तो यही हमारे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो गैसें होती हैं वो प्लाज्मा अवस्था में यानी पदार्थ की चौथी अवस्था में होती हैं। तो यहाँ पर गैसों की अवस्था, गैसों का जो समूह होता है, सामान्य अर्थों में असंख्य तारों की व्यवस्था होती है। यहाँ पर असंख्य तारे होते हैं। किसमें भैया? एक जो निहारिका या नेबुला होता है उसमें असंख्य तारों की संख्या होती है, ठीक है, जिसमें व्यापक स्तर, ठीक है, जिसमें व्यापक स्तर पर गैस और धूल के कण होते हैं, जिसमें अत्यधिक मात्रा में गैस व धूल के कण होते हैं। जैसा कि पिछले सेशन में हमने चित्र के माध्यम से बताया था, इसमें भी हम चित्र के माध्यम से ये दिखा देते हैं। जैसा कि तुम्हें इसमें बहुत हल्के फुल्के तारे नजर आ रहे हैं, इसके अलावा हल्के फुल्के तारों के साथ जो बहरी आकार में दिख रहा है वो क्या है? डस्ट पार्टिकल्स हैं, यानी धूल मिट्टी के कण हैं। अब जो गैसीय अवस्था में वो तारे होते हैं, है ना, तारे के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इसके बारे में आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से ये चित्र के माध्यम से हमने दिखाया। वास्तव में निहारिका को ब्रह्मांड के उत्पत्ति के एक प्रमुख घटक के रूप में स्वीकार किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो निहारिका होती है वो ब्रह्मांड के ओरिजिन यानी उत्पत्ति के एक घटक के रूप में स्वीकार की जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है, निहारिका से ही तारों का निर्माण होता है और तारों से ही प्लेनेट यानी ग्रहों का निर्माण होता है और ग्रहों से उपग्रहों का निर्माण होता है। ये थ्योरी आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में कि वास्तविक में सत्यता क्या है, अर्थात पृथ्वी या अन्य प्लेनेट कैसे बने, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमें समझना है सिर्फ नेबुला के बारे में यानी निहारिका के बारे में, ठीक है। तो कुछ प्रमुख निहारिकाओं के नाम दिए गए हैं, जिसमें से वॉन्डर्स, लूप और बुमेराग, कैटस आई, क्रैब, ईगल,
इसकी स्कीमो स्कीमो एटा कैरिन एलिंग्स एलिंग्स, ठीक है। तो ये आदि आदि ऐसे हेलिंग्स इत्यादि ये सारे के सारे क्या होते हैं, हाँ सारे के सारे होते हैं निहारिका यानी नेबुला होते हैं। जैसा कि कुछ निहारिकाएं जो हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा एस्ट्रोनॉमर के द्वारा जो देखा गया है उनके बारे में यहाँ पर हमने बता दिया है कि इन इन निहारिकाओं को देखा गया है और ये एस्ट्रोनॉमर के द्वारा जो भी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर के द्वारा ये देखे गए हैं, यानी किसकी सहायता से, टेलीस्कोप के माध्यम से, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टार्स यानी तारों का कैसे क्या होता है, ओरिजिन कैसे होता है, इसके बारे में विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे इसी सेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि तारे प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का वितरण समान नहीं था। अर्थात कहने का मतलब ये है प्रारंभिक ब्रह्मांड जब बना था, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, उस समय पदार्थों का और ऊर्जाओं का वितरण नहीं था, सामान्य अवस्था में वितरण नहीं था, ठीक है। अब देखो घनत्व में प्रारंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षणों में भिन्नता आई। अर्थात एक फार्मूला दिया गया था, फार्मूला क्या था, तो D इज प्रोपोर्शनल m अपान v क्या है बेटा, वॉल्यूम मीन्स आयतन, और ये घनत्व है। यदि यार किसी भी चीज का आयतन घटा दिया जाए, आयतन बहुत घटा दिया जाए तो उसके घनत्व में बढ़ोतरी हो जाएगी, अर्थात उसका आकार क्या हो जाएगा, आकृति। देखो भैया ये घनत्व है, घनत्व का मतलब होता है उसका जो साइज होता है, वॉल्यूम मीन्स आयतन, ठीक है। आयतन क्या होता है, तो आयतन जो होता है यदि हम आयतन को घटा देंगे तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा, घनत्व क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। और जब घनत्व भिन्न हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी भिन्न हो जाता है यानी बढ़ जाता है। जब g का मान बढ़ता है अर्थात d का मान बढ़ा तो g का मान भी बढ़ जाएगा। जब g का मान बढ़ेगा तो यानी क्या होगा भैया, में आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का एकत्रण हुआ, अर्थात पदार्थ एक जगह पर एकत्रित हुए। रीजन क्या था, जब गुरुत्वाकर्षण बल होगा तभी पदार्थ एक जगह पर एकत्रित होंगे, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो पदार्थ एक जगह पर एकत्रित नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक मैग्नेट लेते हैं, हमारे चारों तरफ लोहा बिखरा हुआ है, बहुत बड़ा मैग्नेट लेते हैं, बहुत बड़ा मैग्नेट लेते हैं तो जितने भी साइड में अगल बगल में जितना भी लोहा है वो किससे चिपक जाएगा, मैग्नेट से चिपक जाएगा। जब मैग्नेट से चिपकेगा तो यानी क्या होगा, एकत्रण होगा, एक जगह पर एकत्रित होंगे। यही एकत्रण आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना। अर्थात कहने का मतलब जब गुरुत्वाकर्षण बल होगा तो उसके चारों तरफ एकत्रण होगा। एकत्रण किसका होगा, एकत्रण होगा पदार्थों का, किसका, पदार्थों का। जब पदार्थों का एकत्रण होगा तो उसके फलस्वरूप हमारे इस तारे का निर्माण होगा। अर्थात एकत्रण जब होगा तो एकत्रण के फलस्वरूप हमारे जो यानी जो भी प्रारंभिक अवस्था में हमारा नेबुला था, निहारिका था, वो निहारिका में चारों तरफ जब डस्ट पार्टिकल्स या अदर गैसों का निर्माण हुआ या अगल बगल में आई जो गैसें, आने के फलस्वरूप वो अगल बगल में एकत्रित हो गई। जब एकत्रित हो गए तो उसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा जिस कारण से उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन का क्या रीजन होता है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियर फ्यूजन वो प्रक्रिया होती है जिससे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, जैसे हम सपोज करते हैं कि जैसे हमारा सूर्य है, हमारा सूर्य में हम कितना भी जल डालें या कितना भी लोहा डालें वो पिघल के प्लाज्मा अवस्था में आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा। अर्थात जितने भी यहाँ पर पदार्थ थे जब
एकत्रण के फलस्वरूप एक जगह पर एकत्रित हुए तो नाभिकीय संलयन हुआ। नाभिकीय संलयन के बाद, न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद ये सारे के सारे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगे। हाइड्रोजन हीलियम में जब कन्वर्ट हुए उसके फलस्वरूप यानी हमारा जो हमारा नेबुला था, नेबुला क्या हो गया भैया? नेबुला हमारा धीरे धीरे एक्सपेंड करने लगा, यानी विस्तृत होने लगा। विस्तृत होने के फलस्वरूप हमारे तारों का निर्माण हुआ और जो है ब्लैक होल का निर्माण हुआ। ये आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर हम एक बात को क्लियर कर दें कि प्रत्येक तारे में 71% हाइड्रोजन होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है प्रत्येक तारे में 71% क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। ठीक है। और 26.5% हीलियम होता है। क्या? 26.5% हीलियम होता है। और अन्य गैसें क्या? अन्य गैसें कितनी होती हैं? 2.5%। जोड़ो भैया, 5 5 10, एक हुआ। उसके बाद ये कितना हो? 26 3 कितना होगा? 26 3 29, तो 29 हो जाएगा। 29 तो भैया इतना होगा। अन्य गैसें 2.5% और हीलियम 26.5%। हाइड्रोजन जो होता है वो 71% होता है। प्रत्येक तारे में ऐसा होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो यहां पर कुछ बेस आधार बनाया गया है। आधार क्या बनाया गया? ऐसा माना जाता है कि तारों का निर्माण आज से लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। अर्थात वैज्ञानिकों का मत है कि जो तारे हैं या हमारा जो सूर्य है वो 5 से 6 अरब साल पहले बना। ठीक है, तो हम सूर्य के बारे में अभी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। याद रखना, हम सूर्य के बारे में भी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि तारे किस प्रकार से बनते हैं। तो चलिए भैया आगे हम समझते हैं चित्र के माध्यम से। ठीक है, तो चलो भैया हैं यहाँ पर तारों के निर्माण का, यानी ओरिजिन ऑफ स्टार। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ स्टार के बारे में हम स्टार्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, गैसीय परिकल्पना, जो गैसीय परिकल्पना थी ये किस वैज्ञानिक? ये जर्मन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, क्या नाम था? इमैनुअल कांट। क्या? इमैनुअल कांट, यानी यह जर्मन के वैज्ञानिक थे। अर्थात कहें तारों की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने दिया था? जर्मन के वैज्ञानिक इमैनुअल कांट ने दिया था। किसने दिया था? इमैनुअल कांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। ये बहुत बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। ना मानो तो खोल कर देखो या सर्च करके देखो। ठीक है, तो बात यहां हम कर रहे हैं तारों का निर्माण एक्चुअली में कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया था निहारिका यानी नेबुला के बारे में बताया था। नेबुला में क्या होता है? नेबुला में धूल और गैसों के कण होते हैं। ये कण एक दूसरे से आपस में क्रिया करने के फलस्वरूप जब क्रिया करते हैं तो इनमें उपस्थित क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, ये एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। आकर्षित होने के फलस्वरूप किसका निर्माण करते हैं? आदि तारा का निर्माण करते हैं, यानी प्रोटो स्टार का निर्माण करते हैं। प्रोटो स्टार में जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, इन न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया, यहाँ पर नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया होती है वो इसमें अत्यधिक तीव्र हो जाती है। जब तीव्र होने के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? रेड जाइंट का, यानी लाल रक्त दानों या लाल दानों का निर्माण होता है। ये आकार में बहुत बड़ा होता है। अब जब यहां से जब जो है हाइड्रोजन हीलियम आपस में जब क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के फलस्वरूप ये जो हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और हीलियम में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया अर्थात नाभिकीय संलयन यहां भी होगा। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र होने के कारण रेड जायंट का निर्माण होता है, यानी रक्त दानों का निर्माण होता है। ठीक है, अभी हमारी पृथ्वी बनी नहीं है। हमने क्या बताया था? इस प्रकार से हमने यानी जो है चित्र बना देते हैं। इस प्रकार से हमारी जो है गैलेक्सी थी।
गैलेक्सी में क्या था, ठीक है, गैलेक्सी में यहाँ पर जो स्टार्स, न्यू स्टार यानी नए तारे का निर्माण होता था। किसका निर्माण होता, नए तारा। अभी भैया यहाँ पर यानी नेबुला जो है, नेबुला किसके लिए निर्माण कर रहा है, नए तारे के लिए। किसके लिए, न्यू स्टार के लिए। किसके, न्यू स्टार के लिए, ठीक है, न्यू स्टार के लिए, ठीक है। न्यू स्टार यहां से बना, क्या, जिसे बोलते हैं प्रोटो स्टार या आदि तारा। आदि यहां से इसकी आदि होती है, और आदि होने के फलस्वरूप जब ये प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की जब प्रक्रिया होती है, तो प्रक्रिया होने के फलस्वरूप हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगता है। अब जब ये प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र हो जाती है, तो तीव्र होने के फलस्वरूप यानी रेड जायंट का निर्माण होता है, यानी रक्तदानों का निर्माण होता है। अब जैसे हम बात करते हैं ये रक्तदानव है, तो ये रक्तदानव जो होता है ये अपने पुत्र को जन्म देता है। अर्थात हमारा जो सूर्य है वो वास्तव में सूर्य प्रारंभ से नहीं था, अर्थात कहने का मतलब यहां से जो है हमारा सूर्य का ओरिजिन हुआ था, लेकिन वहां हुआ था उसके पिताजी का निर्माण हुआ था, ना कि सूर्य का। अर्थात कहने का मतलब ये है उनके जो पिताजी थे वो पिताजी यहाँ से जो है इसके बाद चलना प्रारंभ किया लगभग इस स्टेज में यहाँ पर पहुंचने के बाद वो उनके पिताजी वो थे वो एक यानी ओल्ड स्टार हो गए, यानी बूढ़े तारे हो गए। अर्थात कहने का मतलब ये है इसके अंदर जो केंद्रीय भाग में है उसमें यानी वॉल्यूम की कमी होने के कारण, अर्थात अभी हमने फार्मूला भी बताया था। फार्मूला क्या बताया था, D इज प्रोपोर्शनल M अपान V, ठीक है, V आयतन। यदि आयतन जितना कम होगा घनत्व तो उसका उतना ही बढ़ेगा। अर्थात आयतन इसके केंद्रीय भाग का आयतन घटने घटने के फलस्वरूप क्या हुआ भैया, उसका घनत्व तो बढ़ने लगा। अब जब घनत्व तो बढ़ा, समझना बिल्कुल ध्यान से, उसका जब घनत्व तो बढ़ा तो घनत्व के 3 स्टेजेस हो सकते हैं, यानी रेड जायंट के बाद रेड जायंट 3 प्रकार से स्टार्सों का निर्माण कर सकता है। अब वो स्टार्स हैं क्या उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, तो इसके पहले हम समझ लेते हैं रेड जायंट, ठीक है। रेड जायंट एक आकार में बहुत बड़ा होता है, अर्थात कहने का मतलब ये है रेड जायंट को हम सपोज कर देते हैं जो आम होता है। आम देखते हो बेटा, आम जो होता है तो क्या आम के ही आकार का क्या बीज होता है क्या, उसका जितना बड़ा आम होगा उसका जो बीज होगा वो उतना ही छोटा होगा। बीज क्या, बीज है बेटा, आम क्या है, पिता है। तो उसी प्रकार से रक्तदानव क्या है, रक्तदानव पिता है, और पिता से ही हम इन स्टार्सों का निर्माण कर पाए हैं। तो कहने का मतलब ये है जितना बड़ा रक्तदानव होगा तो उसका स्टार्स उतना ही छोटा होगा, यानी तारा उतना ही छोटा होगा। अब देखो ये जो बात यहाँ रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, गांव देहात में आम बहुत सारे होते हैं, ये देखा होगा बड़ा आम जो होता है अर्थात उसमें गुठली जो होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। जो देसी आम होता है उसमें गुठली बड़ी होती है, और जो आम होता है वो कलमी आम जो होता है, हमारी भाषा में कलमी आम बोलते हैं। तो कलमी आम जो होता है उसकी गुठली बहुत छोटी होती है, किसी किसी में गुठली बिल्कुल नाम मात्र होती है। तो कहने का मतलब वही है कि यहाँ रेड जायंट एक प्रकार का आम है, तो आम के जो बीज होंगे वो डिपेंड करेंगे कि रेड जायंट कितना बड़ा है। अत्यधिक रेड जायंट बड़ा है तो उसकी गुठली अत्यधिक छोटी होगी, यदि यार रेड जायंट अत्यधिक छोटा है तो उसकी गुठली उतनी, ठीक है। हम रेड जायंट की बात कर रहे हैं, हम तारे की बात नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद रेड जायंट के बाद तारों का निर्माण होता है, यहाँ पर तारे का निर्माण होता है। किसका, तारे का निर्माण होता है। रेड जायंट के बाद रेड जायंट जैसे ही इसका पपड़ी छूट जाती है, अर्थात आम को जैसे ही चूसा तो आम में बचा क्या, गुठली बची, तो गुठली ही क्या है, तारा है, यानी तारे का निर्माण हुआ। यहाँ पर बना किसका, तारा। अब तारे के 3 स्टेजेस होंगे। 3 स्टेजेस में पहला स्टेज, यदि अगर तारा 1.44 ms, ms का मतलब होता है
ms का मतलब होता है मास ऑफ अर्थ, क्या मास ऑफ सन, सॉरी ms का मतलब होता है मास ऑफ सन, यानी सूर्य से यदि सूर्य से 1.44 है, यानी सूर्य से 1.44, ठीक है, सूर्य से यदि उसका साइज यानी तारे का जो साइज है वो सूर्य से 1.44 ms है, यानी ms का मतलब मास ऑफ सन इतना है, तो वो बनेगा व्हाइट ड्वार्फ। अर्थात यहां पर कहने का मतलब ये है, ये जो तारा बना, तो हमारा जो तारा है यहां पर तारा बना, यदि अगर उसका साइज सूर्य तक रहता है तो सूर्य की तरह चमकेगा, है ना, सूर्य की तरह। अर्थात कहने का मतलब ये है हमारा जो सन है वो इस स्टेजेस में है, इस स्टेज से कहां पर जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ में जाएगा। व्हाइट ड्वार्फ जैसे ही बन जाएगा उसके फल यानी व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। अर्थात व्हाइट ड्वार्फ कब बनेगा, जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, माना जाता है कि लगभग 4 से 5 अरब वर्ष इसका भी समय लगेगा कि जब हाइड्रोजन पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, तो ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिकों के मत है ऐसे, ठीक है। तो यहां पर यदि 1.44 ms है तो वो बनेगा व्हाइट ड्वार्फ यानी श्वेत वामन तारा। वामन का मतलब होता है क्या होता है, नाटा, ठीक है, नाटा या बौना, ठीक है, तो ये होता है श्वेत वामन तारा बनेगा। अब श्वेत वामन तारा की जब अगली प्रक्रिया होगी, ठीक है, जब अगली प्रक्रिया होगी तो उससे बनेगा ब्लैक ड्वार्फ। अब ब्लैक ड्वार्फ जब बनेगा उसके फलस्वरूप वो कहां पर, जब ब्लैक ड्वार्फ होगा एक प्रकार का कार्बन, मतलब समझना बिल्कुल ध्यान से, अर्थात कहने का मतलब ये है जो हमारे सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। अब हीलियम किस में कन्वर्ट होगा भैया, हीलियम भी तो किस में कन्वर्ट होगा, तो कार्बन में कन्वर्ट होगा। कार्बन किस में कन्वर्ट होगा, फेरिक में कन्वर्ट, ठीक है। तो हमें उस पे नहीं ध्यान देना है, हमें इस पर नहीं ध्यान देना, यानी ई पर, नियान पर एक वो होगा, तो हमें ध्यान देना यहाँ पर कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा और हीलियम कार्बन में कन्वर्ट होगा। जैसे ही कार्बन में कन्वर्ट हुआ तो ब्लैक होल पे चला जाएगा। अर्थात जीवन का अस्तित्व तो पहले ही इन्हीं स्टेज में समाप्त हो जाएगा, यहीं पर व्हाइट ड्वार्फ नहीं बनने से पहले ही जीवन का अंत हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह जीवन का अंत कैसे होगा, तो जैसा कि वेदों में लिखा गया है, अग्नि प्रलय से हमारे पृथ्वी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो अर्थ यानी जो है अग्नि प्रलय जो होगा या महाप्रलय जो होगा वो इसी प्रक्रिया से गुजरेगा। अर्थात इसी प्रक्रिया में गुजरने का तात्पर्य क्या है, जब सूर्य का तापमान सर्वाधिक बढ़ जाएगा, जिस कारण से जो पार्थिवी ग्रह हैं, पार्थिवी का मतलब 4 जो ग्रह हैं, कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये पार्थिव ग्रह हैं, ये पहले समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। अर्थात ये जो आगे के 4 ग्रह हैं जिनमें धरती पाई जाती है वो खत्म हो जाएंगे पहले ही। तो अर्थात यहां से यहां तक जाने में अभी हमें लगभग 4 से 5 अरब वर्ष का समय लगेगा। अभी कोई इतना जल्दी नहीं है, जैसा कि हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी हम इन बातों में कल्पना करते हैं या इस बातों को समझते हैं, ठीक है। दूसरी बात हम बात करते हैं, यदि मिडिल ईस्ट में हो, अर्थात कहने का मतलब ये हमारे सूर्य से 1.44 से 3 ms यानी मास ऑफ सन। मास ऑफ सन का मतलब सूर्य के द्रव्यमान का, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 से अधिक और 3 से कम हो तो उस पे के यानी वो जो तारा होगा वो बनेगा न्यूट्रॉन स्टार। कौन सा, न्यूट्रॉन स्टार। अब न्यूट्रॉन स्टार जो होगा, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार जो होगा वो न्यूट्रॉन स्टार किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो पल्सर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, पल्सर में। जैसा कि हमने पल्सर बताया था, सूर्य का दूसरा सबसे नजदीकी का तारा है जिसे हमने पल्सर नाम बताया था पिछले सेशन में। तो यहां पर भैया यदि अगर हमारे सूर्य से इतना अधिक है, यानी 3 गुना है पृथ्वी से, हमारे सूर्य से 3 गुना है,
तो न्यूट्रॉन स्टार का निर्माण करेगा, न्यूट्रॉन स्टार पल्सर का निर्माण करेगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? इतनी बात सबको क्लियर हुई होगी, तो ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं तीसरी स्टेजेस, तारे की तीसरी स्टेज। यदि तारा 3 से 8 ms यानी मास ऑफ सन यदि सूर्य से 3 गुने से अधिक या 8 गुना हो, या 8 गुने से कम हो, तो वो बनाएगा ब्लैक होल, यानी कृष्ण छिद्र का निर्माण करेगा। ठीक है, कृष्ण छिद्र, जैसा कि हमें पता है कि कृष्ण छिद्र कहां पर है? पृथ्वी के केंद्रीय भाग में। क्या? केंद्रीय भाग में कृष्ण छिद्र पाया जाता है। कृष्ण छिद्र का काम क्या होता है? जैसा कि बताया था, कृष्ण छिद्र का काम होता है जितने भी पुराने तारे हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना, यानी समाप्त कर देना। ठीक, तो यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यहां तक सबको बात क्लियर हुई होगी। अब देखो, यहां पर क्वेश्चन एक पूछ सकता है भैया, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? यदि अगर ये जो है हमने बताया 1.44, यहां लिख देते हैं बेटा, 1.44 ms है, ठीक है, ms है, तो ये सिद्धांत जो था, ये प्रिंसिपल जो था, ये किसने दिया था? तो जैसा कि हमारे देश के वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है क्या? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। क्या? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, यानी जिसे हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। अर्थात जो 1.44 ms है, ठीक है, ms मास ऑफ सन जो है, उसे बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट। जो कि हमारे देश के वैज्ञानिक थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। कब मिला था? तो इन्हें नोबेल प्राइज जो मिला था, नोबेल प्राइज, ठीक है, नोबेल प्राइज, ठीक है, नोबेल प्राइज कब मिला था? तो इन्हें मिला था 1983 में। 1983 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। यहां तक बात सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। कब? 1983 में, ठीक है, 1983 में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। पहली बात। दूसरी बात, यदि लार्ज स्टार है, लार्ज यानी बड़ा स्टार है, तो ये जो लिमिटेशन है, अर्थात कहने का मतलब 3 से 8 ms मास ऑफ सन इतना है, तो ये किससे मेजर किया जाएगा? ये भी तो होगा ना भैया। तो इस सीमा को कहते हैं, क्या कहते हैं? ओपेनहाइमर लिमिट। क्या कहते हैं? ओपेनहाइमर लिमिट। क्या कहते हैं? ओपेनहाइमर लिमिट, यानी ओपेनहाइमर सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपेनहाइमर सीमा। अर्थात ये ओपेनहाइमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है, तो उनके अनुसार ये ओपेनहाइमर लिमिट के नाम से जाना जाता है। अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ले 1.44 सूर्य के द्रव्यमान का है कोई स्टार, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे, उस सीमा को क्या कहेंगे? चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट। दूसरी बात, यदि अगर 3 या 8, 3 से 8 के बीच में है या 3 से अधिक है, क्या? मास ऑफ सन यानी सूर्य के द्रव्यमान का, तो उसको किससे मेजर किया जाएगा? तो उसे ओपेनहाइमर लिमिट यानी ओपेनहाइमर सीमा से डिनोट किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा या बोला जाएगा। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसा कि हम अगले वीडियो में सेशन लेकर आ रहे हैं ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।